वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जो अदालती ज़मानत के ऊपर रिहाई हुई है और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या सियासी रद्द अमल है। शो कॉज नोटिस के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान शदीद सियासी तनाव जो है वो नज़र आ रहा है। नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी पर सेनेट अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए सियासी लाइन क्रॉस करने का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि जवाबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग के बंद दरवाज़ों के पीछे किसी मुमकिना डील के शुबे का इजहार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि चंद हफ्ते कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब के अंदर एक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के साथ मुस्बत बातचीत का भी दावा कर चुके हैं और अब हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों ही की ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। क्या अब शहबाज शरीफ साहब जो है क्या वो पार्टी की कमान एक दफ़े फिर संभाल लेंगे, एक अहम किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? इस इशू पे हम बात करेंगे सेनेट रहमान साहिबा से जो एक सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा और हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो आज एक उस जमात के लिए खुशखबरी आई है, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। वेलकम टू द शो शहरी साहिबा। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खुशी की भी उनके लिए खबर है। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह देख रही है शहरी साहिबा, ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले दिनों में आपके काफ़ी ऐसे कॉलीग्स थे जो इशारे कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो भी शायद कोई डील कर रही है और वो ज़मानतों की सूरत में हमें नज़र आएगा। तो क्या आप लोगों को पहले से ही मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होने वाली है और किस वजह से है ऐसा? कितना मासूम सा सवाल है आपका, रोजों के पहले दिन में आरिफा। अब बच्ची शैतान बंद हो गया ना शरीफ साहबा, तो हम मासूम सवाल ही किया करेंगे। तो बंद हो गया, देखें कहीं और ना निकल पड़े। मैं ये आपसे कहना कौन निकल पड़ा है? बस देखें, नहीं देखिए, जमानतें जो अभी हो रही हैं और पहले भी हुई हैं, आना जाना रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, तो मैं ये सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारी तरफ तो इस तरह की डील नहीं हुई है। और बेशक शहबाज साहब को उनकी हम जमानत बिल्कुल मुबारक हो। इंसाफ हर जगह बराबर होना चाहिए। मैं सियासत इस पर नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जाहिर है हमारे कुछ कारकुन और कुछ लोगों को, खासतौर से पंजाब के हमारे एक्टिविस्ट को ये तशवीश थी और कुछ उनको पहले से आप जैसे बात करी, ये उनकी प्रेडिक्शन होती है, ये लोगों का तज्जिया होता है। और इस सूरत हाल में जो आजकल बनी हुई है इसमें तो हमें वैसे भी फर्क नजर आ रहा है लंदन और पाकिस्तान की नून लीग की तंजीमों में। वो तो कहेंगे ऐसा नहीं है, उनका बिल्कुल हक है, मगर अफसोस से मैं कहूँगी ये जो अपोजिशन में पीडीएम कम अज कम जिस तरह तकसीम की गई है और उसके कुछ अफसोसनाक कल पहलू सामने आए हैं, वो नहीं होते तो बेहतर होता। ये बातें अंदर खाते होती तो लोगों को कुछ हौसला भी होता और एतमाद भी होता। लेकिन कल मौलाना साहब एक तरफ कह रहे थे कि हम दरवाजे खुले रखने चाहते हैं, तो दूसरी तरफ चार्जशीटें इशू हुई हैं और पब्लिक में भी दिखाई गई हैं। और फिर वो आपने देखा व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट लिए गए जिसमें से स्टीयरिंग कमेटी में से 4 सबको ओहदेदारान को रिमूव कर दिया गया है। शहरी साहिबा, बट ये बताए ना कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर उनको क्यों बना दिया कि उन्होंने आप सबको रिमूव कर दिया? आप लोगों का कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था उस व्हाट्सएप ग्रुप में? देखिए, नहीं, अगर ऐसा माहौल है तो फिर फर्क नहीं पड़ता ना कौन हो। अब ये तो नहीं हमें परेशानी है कि इत्तेहाद में है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक दूसरे पर इतना तो हमें एतमाद होना चाहिए कि हौसले के साथ काम करेंगे। लेकिन कल मुझे तो हंसी आई देख के कि स्क्रीनशॉट भी
میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا کہ یہ چل رہا ہے تو مجھے کافی ہنسی آئے مجھے اور راجا صاحب کو. میں نے کہا دونوں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ نکالے. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ لوگ واٹس ایپ گروپ سے بھی جو ہے آپ کو ایگزائل کر دیا جاتا ہے. بٹ شہری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ذرا سی بات امچور سی بات لگی اور میں نہیں سمجھتی کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے, لیکن ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بات کرنی ہے دروازے پہ. دیکھیں ایسے ماحول میں نہیں بات ہوتی اور احترام کا رشتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ, لیکن ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپس میں کیا مطلب کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. مطلب ایک طرف تو بات نہیں ہو سکتی نا, یونیلیٹرل فیصلے تو نہیں ہو سکتے. شہری صاحبہ یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے ذکر کیا اسکرین شاٹ کا کہ آپ کو یقین ہے یہ پی ڈی ایم نے ہی اس کو پبلک کیا ہے, کیونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز سے پوچھا جائے تو وہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہم سے ذکر کیا, انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ شو کاز نوٹس کی جو اطلاع تھی وہ میڈیا کو انہوں نے نہیں دی. ان کی باتوں سے ہمیں یہ لگا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی پبلک کی تھی, تو ہو سکتا ہے اب وہ یہ کہیں کہ یہ جو واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے ہی پبلک کیا. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا اور جیسے میں نے کہا میں اور راجا صاحب ہنستے تھے فون پہ کہ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک جو چارج شیٹ کی بات ہے یہ بھی اب مذاق کا خیز بات بن گئی ہے کہ ہم نے ریلیز کی تھی. شاید بے شک شاید صاحب نے نہ ریلیز کیا ہو, انہوں نے خود مجھے ایک کاپی بھیجی تھی, میں نے جس کا نہ جواب دیا نہ آگے کیا, صرف اپنی قیادت سے شیئر کیا. ہمارا بھی چھوٹا سا گروپ ہے 4 لوگوں کا, اس میں میں نے شیئر کیا. انہوں نے بھی اس کو اکنالج نہیں کیا. پھر انہوں نے ہارڈ کاپی ہمیں دی, مجھے لا کے دی پارلیمنٹ میں. صحیح. تو پھر میں نے شیئر کر دیا پھر سے, میں نے کہا یہ ہے. تو تب تک سارا میڈیا میں تھا, کتنے ہاتھوں بدلی ہے وہ, کہاں کہاں سے آئی ہے. آئی ایم سوری یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کرے گی یہ تو بالکل الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے فریم کر رہا ہے. اور میں اس قسم کی پیٹی بات میں جانا ہی نہیں چاہتی کہ کس نے کیا کیا کیا. ہم نے تو کل دیکھا اور فرینکلی مجھے بہت ہی یہ امچور سی بات لگی اور ہم سب ہنس رہے تھے کہ یہ کیا انہوں نے حرکت کی ہے. اب ریگریٹ کر رہے ہوں گے اور کہہ بھی رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے نہیں کی, ہم پیپلز پارٹی نے کی. پیپلز پارٹی کو ہمارے تو 2 ہی, یوسف رضا تو اس کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور میں اور شاہد صاحب دیکھ رہے ہوتے تھے, میں اور اپنا راجا صاحب دیکھ رہے ہوتے تھے. راجا صاحب نے مجھے کہا چری بانو دیکھو ٹی وی پہ دیکھو, مجھے ہنسی آ گئی. دونوں ہم ہنس رہے تھے. میں نے کہا یہ لیول تو نہیں ہونا چاہیے. اور ایڈمنسٹریٹر کیوں ہم بدلتے, اتنا تو اعتماد ہونا تھا. پہلے بھی ہم نے اسی مطلب احسن صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت لمبا کام کیا سی او ٹی پہ. ہماری تو ڈے ٹو ڈے کام چلتا تھا. سب یہ انہوں نے حالات اس موڑ پہ لے آئے ہیں, میں کیا کہہ سکتی ہوں. شریف صاحب یہ بتائیے گا آپ مطلب آبویسلی کہ کیا شہباز شریف صاحب کے واپس آنے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ماحول بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, وہ تو ہی ایون ریچڈ آؤٹ, جیسے آصف زرداری صاحب نے بھی ریچ آؤٹ کیا ٹو دا گورنمنٹ, تو آبویسلی وہ تو چاہیں گے کہ اپوزیشن اکٹھی رہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم میں کا جو ماحول اتنا خراب ہوا ہے اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کوئی شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے اوپر اثر انداز ہوں گے کہ وہ کہیں کہ استعفوں سے ویسے ہی پیچھے ہٹ جایا جائے اینڈ ٹرائی ٹو امپروو تھنگس. جی جی جی, بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے عارفہ, کیونکہ شہباز صاحب کی ایک طبیعت بھی ہمیشہ اتنی وہ نہیں رہی ہے. کم از کم حال کے دنوں میں جب وہ لیڈر آف اپوزیشن رہے ہمارے ساتھ, کم از کم میرے ساتھ جو بھی ڈیلنگ ہوئی اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی ہماری ڈیلنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں اس دفعہ, تو کافی انہوں نے اپنا ایک معتدل رویہ رکھا ہے اور سب کے ساتھ یکسوئی سے وہ مطلب ہی ٹرائز ٹو کیپ اے لیول ٹون اور ماڈریٹ بات کرتے ہیں وہ. اور ان کا تھوڑا سا مطلب تنگ نظر نہیں ہو جاتے اگر کسی اور کا مطلب ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو تھوڑا سا برداشت کا مادہ وہ لگتا ہے رکھتے بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کی تنظیم میں کون اوپر ہے کون نیچے ہے, کون کس کا نظریہ مطلب دیکھے گا, کیونکہ اندر بھی وہاں کوئی نون میں کبھی کو ڈینائی تو ضرور کریں گے, لیکن ساری دنیا بات کر رہی ہے, اندر ان کے دھڑے ہیں اور خاصی اندر کھاتے تو اکثریت کی جنگ تو ہے کہ کس کا نظریہ
अक्सरियत में होगा और अव्वल तरजीह रखेगा और बाहर क्या उभरेगा फिर, तो going to be quite tough. बट शरीफ साहब, क्या आप लोग कोशिश करेंगे टू रीच आउट टू शहबाज शरीफ साहब? जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी मिलने गए थे पंजाब के हवाले से, उन्होंने कहा था हमने गुफ्तगू भी की है, शायद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो भी रिस्पांस दिया हो, बट जनरल एक गॉसिप या वही जैसे आपने कहा कि गुफ्तगू तो यही होती है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की शायद ज़्यादा दिलचस्पी हो कि पंजाब में तब्दीली आए, क्योंकि फिर उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो सकता है, वो पावर में भी आ सकते हैं। सो आप लोग क्या कोशिश अब दोबारा करेंगे? कुछ लोग तो कहते हैं कि बुज़दार साहब मुश्तरका कैंडिडेट हैं, बल्कि तज्जियाकार कह रहे हैं कि बुज़दार साहब मुश्तरका कैंडिडेट है नून और अपना पीटीआई के, क्योंकि नून बिल्कुल इस जिन हालात में वो सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल हवा का झोंका उनको हटा सकता है, खासतौर से तरीन साहब की रहनुमाई के बाद बस जो सियासी मंजरनामे पर। तो एक सूरत हाल तो ऐसी है कि इस वक्त इक़्तिदार बिल्कुल कच्चे धागे से बंधा हुआ है बुज़दार साहब का, और ये जो हमारी बातें थी ये सब अब सामने आ रही है ना, सही आ रही हैं कि यही रास्ते थे वो बिल्कुल टफ, मतलब इनकी जड़ें हिला के रख देने की, और हिल भी सकती हैं, हमने ऑलरेडी हिलाई हुई हैं। खैर अब तो देखिए उनकी तंजीम क्या कहती है, उनका अपना क्या उनकी क्या सोच है और वो अंदर कैसे मैनेज करते हैं। हम तो तंजीम का एक हमेशा रहा है ये तरीक़ेकार हमेशा से कि कोई आज और कल की बात नहीं, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी मैच्योर और बराबरी की बुनियाद पर आप हमसे बात करें, आप म्यूचुअल एहतराम, बामी एहतराम के हाथे में बात करें, तो जो शहबाज साहब करते हैं तो हमारे तो दरवाजे वैसे भी खुले, सियासी तंजीम है, कोई इसमें जज्बात की बुनियाद पर काम नहीं होता जी। शरीफ साहब, बट आप लोग भी कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, मगर किसी ना किसी को आगे बढ़ के किसी दरवाजे से गुजरना तो पड़ेगा ना। सब दरवाजे खोल के बैठे रह गए तो मसला हल नहीं होगा। नहीं तो हमने तो चार्जशीट नहीं भेजी है ना उनको तो डोंट एक्सपेक्ट अस। नहीं, बट वो अब कल उन्होंने बहुत अब्बासी साहब ने काफ़ी तनकीद की, उन्होंने कहा इस तरह अगर टीवी पे आप लोग फाड़ देंगे या जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो हमें जवाब मिल गया, अब आगे हम अब माफ़ी मांगेंगे तो कुछ होगा। सो उनका तो बहुत एक सख्त टोन है, मौलाना साहब की थोड़ी नरम थी, मगर फिर भी वही बात के हर तरफ दरवाजे खुले हैं, मगर किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बढ़ेगी? आगे हम क्या बढ़ेंगे, हम सियासी तंजीम है, हमने बानी भी हैं पीडीएम के, हमारे कहने पर, पहल करने पर, इसरार पर ये पहली एटीसी हुई, उसकी बुनियाद वहीं रखी गई, तो हमें कोई वो नहीं है, मतलब ईगो इश्यूज नहीं है हमारे, नाम कोई बयाने की जंग में मुब्तला होना चाहते हैं कि किसने पहले क्या किया। बट हमारा भी एक सियासी कारकुन है और वो इस वक्त की जो उन्होंने काफी तल्ख और डिक्टेशन जैसी बातें की, उस हवाले में इस किस्म के माहौल में तो जाहिर है यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल्स पार्टी टू गो रनिंग, हम किधर भागते हुए जाएंगे और क्यों? मगर हमें इस वक्त बेशक मैं समझती हूँ कि हमारा मुत्तहिद रहना बेहतर था, क्योंकि हमारा हदफ जो है वो एक है, और इस वक्त अपोजिशन कराने के इन लोगों को सोचना चाहिए था शो कॉजेज इशू करने से पहले। हम पीडीएम एक तंजीम नहीं है, एक इत्तेहाद है, और इत्तेहाद में ये नहीं हो सकता किसी लेवल पर। और जो बात वो कर रहे हैं कि अगर आप कोई वजाहत दे दे, एतमाद बहाल कर लें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, बट वजाहतें तो अब एक्सक्यूज में इनको देनी पड़ेंगी। हम भी एक पॉलिटिक्स में हैं, हमारे भी वर्कर हम देखते हैं दूसरे की तरफ कि आप लोग क्या मतलब कोई आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप मतलब वहाँ तनख्वाहदार हो के आप वजाहतें देते फिरोगे, वो आपको डिक्टेशन दे और दूसरे वजाहतें दे, ऐसा तो नहीं होता जी। सही। शरीफ साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आज हुकूमत ने एक बहुत अहम फैसला किया है, पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे थे कि बहुत सूरत हाल सड़कों के ऊपर मुजाहरे हो रहे थे, एक मजहबी जमात की तरफ से हालत बहुत ख़राब थी, बहुत एक अहम फैसला किया है हुकूमत ने।
PPP का या आपका ज़ाती एक रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे या आपके ख्याल में अभी पार्टी पॉलिसी जो है दैट नीड्स टू बी शेप्ड? नहीं, हमारे यहाँ से तो ये वजाहत और वाज़ेह पॉलिसी है जी हमारी तरफ से कि देखिए रियासत के ही हाथ में होना चाहिए तशद्दुद का की मतलब इस्तेमाल, ठीक है ना। अगर में गैर रियासती अनासर इस्तेमाल करने लगे तशद्दुद को मकासद के लिए, चाहे वो सियासी हो या जिस लेवल की भी हो, तो फिर आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि हमारे पुलिस वालों का अफसोसनाक, मुझे तो शर्म आई देख के और बहुत अफसोस हुआ। हम बल्कि हम सारी पुलिस के सामने माजरत खाएं कि उनका ये हमने हशर होने दिया। खास पंजाब में आपने देखा कि क्या क्या वीडियोस नजर आई हैं। वेरी सॉरी है, एम्बैरेस्ड कि ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे मुहाफिज हैं, दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, इस तरह नहीं होना। तो इस किस्म के तशद्दुद, डू यू थिंक इट वाज बैडली मैनेज्ड आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत खास तौर पर? बैडली मैनेज तो जाहिर थी, बेटर मैनेज, नफरी आप ज्यादा करते, ये सारी बातें तो बिल्कुल हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन इशू बुनियादी है ना। आपने मुझसे पूछा आपकी पार्टी की पॉलिसी हमेशा वाज़ेह रही है कि तशद्दुद को हम गैर रियासती तशद्दुद की हम सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि मोनोपोली जिसे कहते हैं ऑन वायलेंस रियासत के पास होता है। मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स, वायलेंस भी नहीं, ऑन द यूज ऑफ फोर्स हमेशा रियासत के पास ही होता है। गैर रियासती जब ग्रुप्स लेने रखते हैं, और हुए हैं, माजी में भी हुआ है, ऐसा ये नहीं कि ये पहली दफा है, लेकिन पॉलिसी तो आपको वाज़ेह रखनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप एक्शन ले सकें, चाहे उसमें मसला हो ना हो, लेकिन एक्शन लेना होता है, नहीं तो फिर आपकी रियासत की साख क्या है, रेट ऑफ द स्टेट क्या है ना। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम वापस आएंगे तो इसी फैसले पे हुकूमत के कि जो उन्होंने एक मजहबी जमात को आज बैन किया है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाकी हुकूमत की तरफ से एक मजहबी तंजीम के ऊपर जो पाबंदी का फैसला है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है और ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत किया गया है। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई थी और वफाकी हुकूमत ने इसी सिफारिश के ऊपर ये कदम उठाया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से लब्बैक के जो कारकुन थे उनका एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर जारी था। इसके दौरान लाहौर के अंदर पुलिस एहलकारों के साथ झड़पें भी हुई, जिनके नतीजे में 2 एहलकार जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 100 से ज़ायद एहलकार जो थे उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात आई हैं। इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज की गई। ये भी इत्तलात आई कि उनमें से कुछ को अरेस्ट किया गया है। मगर ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है तहरीक लब्बैक को लेके। चंद माह कबल इसी तंजीम के साथ फैज़ाबाद धरने के दौरान हुकूमत ने एक माहिदा भी किया था, जबकि 2017 के दौरान भी इसी तहरीक का एक जो धरना इस्लामाबाद में था वो भी एक तहरीरी मुआहदे के बाद ही ख़त्म हुआ। पाकिस्तान में मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से अगरचे नेशनल एक्शन प्लान सामने आने पर कार्रवाई तो ज़रूर हुई है, मगर तशद्दुद का अंसर जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा। आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा और अब आगे क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं आमिर राना साहब, मुसन्निफ़ और तज्ज़ियाकार। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने आज एक बहुत अहम फ़ैसला किया है, कुछ लोगों के ख्याल में लॉन्ग अवेटेड स्टेप, इट शुड हैव कम अर्लियर, बट सर ये जो तजाद है कि इस तरह की जमातें पहले हुकूमत उनसे मुआहदे करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, यहाँ तो एक ऐसी जमात थी जिसने इलेक्शंस के अंदर भी हिस्सा लिया और अब इस पे पाबंदी लगा दी। ये तजाद क्या सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत में ही नज़र आता है या दिस इज़ नॉर्मल स्टेट बिहेवियर? नहीं आरिफा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2 किस्म की जमातें, मजहबी और दहशत गर्दी फैलाने वाली जमातें।
تو مذہبی جماعتیں تو ہمارے ہاں سیاست میں حصے دار رہی ہیں. اس کی جماعت اسلامی ہے, JUI کے بہت سارے فیکشنز ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ تحریک لبیک نے ایک سیاسی روپ دھارا اور وہ بھی سیاست میں رہی. لیکن جب بھی کوئی شدت پسند یا دہشت گرد جو جماعت ہے, جب اس کا نام آتا ہے یا جب اس کا کوئی اظہار ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو ریاست نے بھلے دیر سے لیکن ضرور اپنا ایکشن لیا ہے. مثال کے طور پہ لشکر جنگی کے خلاف, وہ ایک ہمارے سامنے ایک ایسی مثال ہے جو کہ سیاست میں بھی انوالو تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دہشت گردی کا جب اس نے رستہ اپنایا تو اس کے بعد اس کو بھی بین کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. طریقے لبیک جو اس نے ابھی کے یہ کام کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے دہشت کا رستہ استعمال کیا, اور پچھلے 3-4 دنوں سے پوری ریاست کو یرغمال بنایا ہوا تھا, تقریباً شہروں کو, بڑے شہروں کو پاکستان کے. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک کارگر ہوگا, لیکن اگر یہ رستہ استعمال کیا گیا جو کہ قانونی بھی بتایا جا رہا کہ ہے, تو لیٹس سی کہ اس کی افادیت کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ منوپلی اور وائلنس صرف ریاست کا حق ہوتا ہے, کوئی جتھا آ کے ملک پہ یا ملک کی شاہراہوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. عامر رانا صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی کہ یہ کیسے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے تحت ہم نے کسی جماعت کو اس طرح پاکستان کے اندر بین کرنا ہے, بیکاز آبویسلی اس سے جو جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ جو دہشت گرد جماعتیں تھیں جن کا دہشت گردی سے ایک بہت کہ کلیئر لنک تھا اور بہت سال لگے, کیسز ہوئے اینڈ دے ور بینڈ, بٹ اس طرح کا جو یہ واقعہ ہے اس کو لیگلی اپ ہولڈ کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا سر آپ کے خیال میں؟ کرنا کوئی مشکل ہوگا, کیونکہ جن تنظیموں کو بھی ابھی تک گورنمنٹ نے بین کیا اور اس میں سے بہت ساری عدالتوں کے پاس ریلیف کے لیے بھی گئیں, تو عدالتوں نے کوئی ایسا ابھی تک فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیا کہ جس سے ان کو دوبارہ آزادی ہو کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس گروپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب اس میں یہ چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا سیاسی ہے یا واقعی یہ دہشت گردی کے اندر انوالو ہے. تو اس کی پوری اسیسمنٹ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ادارے یہاں پہ ہیں, ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, نیکٹا جیسے ادارے ہیں, انٹیریئر منسٹری کے اور بہت سارے ونگ ہیں جو اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اور ابھی تک کی اطلاعات یہی ہے کہ یہ جو اس کے جو بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ اس گروپ کا دیکھا گیا ہے اس کے لیے بڑے ان کے سالڈ ایویڈنسز ہیں, اور اب میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کے سامنے بھی ہیں کہ کس طریقے سے ہماری روزمرہ زندگی کو یہ جماعت آ کے کبھی بھی متاثر کرتی رہی ہے. تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت اس کو سسٹین کرتی ہے اپنے ڈیسیژن کو, اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ یہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ بینڈ آرگنائزیشن ہے تو الیکشن کمیشن کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا, کہ کیونکہ وہاں پہ موجود ہے. انٹیریئر منسٹری نے ایک مرتبہ پہلے بھی الیکشن کے دوران درخواست کر چکی ہے کہ اس کو تنظیم کو رجسٹر نہ کیا جائے. تو خاصا بھی قانونی حوالے سے تو کئی مسائل درپیش ہوں گے, لیکن بہرحال یہ ایک اسٹیٹ کا ریزالو کم از کم اس میں ضرور نظر آیا ہے کہ جو بھی گروپ ریاست کو کہیں پہ بھی چیلنج کرے گا, خواہ وہ چوک کے اوپر کرے, سڑکوں کے اوپر کرے یا کسی عبادت گاہ میں کرے, تو اس کو اب مزید ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ پیغام اس حوالے سے بڑا اہم ہے, اور اس کے اور بہت ساری جہتیں ہیں جس کے اوپر گفتگو ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے امیج کی, ریلیشن شپ کی جو دنیا کے ساتھ ہیں, اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے کہ یہ حکومت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہ بڑا اہم ہے. اور اس فیصلے کو عامر صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا سر, کیونکہ آپ نے ای سی پی کا ذکر بھی کیا کہ ان کے کچھ آبویسلی قومی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز بھی ہیں, ان کے رکن ایک بائی الیکشن کراچی کے اندر جو آ رہے ہیں اس کے اندر یہ حصہ لے رہے ہیں. ان کے واٹ ڈز دا, آپ کو کچھ معلوم ہوگا کہ اب قانون کے نیچے ان کے ساتھ کیا ہوگا ایک دفعہ جب یہ فیصلہ سامنے آیا؟ دیکھیے ابھی تک کا تو ایسی ہمارے پاس مثال نہیں ہے کہ ڈی سیٹ کیا گیا ہو. جس وقت سپاہی صحابہ کالعدم جو اسمبلی میں رہی ہے ان کا ایک رکن, وہ بلکہ ان کا تو کاسٹنگ ووٹ تھا پرائم منسٹر جمالی کو بنانے کے لیے, تو حکومت کی اپنی سیاسی مجبوریاں الگ سے تھیں, لیکن کوئی ایسی ہمارے پاس روایت نہیں ہے پریزیڈنٹ کے جس میں ہم کہہ سکیں کہ ڈی سیٹ ہوں گے یا یہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے. تو یہ قانونی مسائل ہیں آنے والے دنوں میں. ابھی تو بہرحال یہ دیکھنا ہے
कि अभी तो ये समरी सिर्फ मूव की गई है इसको कानून करार देने के लिए, इसको करार दिया जाता भी है कि नहीं, और हुकूमत का जो फैसला है उस पर कायम रहती है कि नहीं, क्योंकि एक ऐसी ये जमात है TLP जिसकी एक स्टेट पावर तो है, लेकिन बहरहाल उस स्टेट पावर अभी टेस्ट भी हुई है और उससे लगा कि खादिम हुसैन रिजवी के बाद स्टेट पावर इंटैक्ट है, लेकिन अब ये उस पोजीशन में है कि जहाँ पे रियासत और रियासत के इदारे इसे टैकल कर सकते हैं, ये उस हदूद के अंदर नहीं है, उस लेवल के ऊपर नहीं है कि जो रियासत के कंट्रोल से बाहर हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसे कालादम करार देने का फैसला किया गया। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कुछ वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और आमिर राना साहब से। जी शहजाद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आमिर राना साहब वाज टॉकिंग अबाउट द लीगल चैलेंजेस, पर सर एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी है। हमारे यहाँ एक जमात बैन होती है, वो एक नया नाम रख के वही लोग सामने दोबारा आ जाते हैं। आपके ख्याल में TLP के साथ भी ऐसा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स ये एग्जिस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो फिर कवानीन और जवाबित और कवायद के तहत रहते हुए किसी को आप रोक नहीं सकते अगर वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि कानून के खिलाफ है। तो पहला तो आपको अपने आइन के अंदर, जब हम आइन में सिलेक्टिव एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फिर हमें वहां से हटना पड़ेगा और फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कवानीन की। अच्छा, अगर आपके कवानीन में कोई सुकम है तो कवानीन को मजबूत करने की जरूरत है कि अगर किसी का बैकग्राउंड ऐसा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई आपका इस तरह, और वो एक पार्टी बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी, तो उस सूरत में रियासत के पास ये हक होना चाहिए डिटरमिन करने का कि आया इनका रोल एक अच्छा रोल। अगेन सवाल आ जाएगा कि जी आदमी एक ठीक हो गया तो आपने क्यों उसको व्हाई आर यू डिनाइंग हिम द राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एसोसिएट हिमसेल्फ? तो क्या उस वक्त फिर इंतजार करें, रियासत इंतजार करेगी कि वो आदमी जब नेक्स्ट टाइम कानून के खिलाफ जाएगा? तो इसलिए कानूनी चीजों के अंदर या बहस के अंदर खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हर तरफ से उसको सेटिस्फाई या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मजबूरी हमारी पाकिस्तान की रियासत की रहेगी। फिलहाल जो लोग आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, आई थिंक दे नीड टू बी डेल्ट विद। आया ये जो काम किया गया ये कैसे होगा और इसका असर क्या निकलेगा ये आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन बाहर सूरत एक ऐसा काम था जिसके लिए इस अफरा तफरी को, इस इंतशार को और इस जो 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 जिस किस्म का आस्था से दहशत आ रही थी उसको चेक करना जरूरी था, वो किया। आमिर राना साहब, सर यही बात बार बार हम जिक्र करते हैं कि हम इसको एक लीगल इशू के तौर पे देखते हैं, बट शायद ये हमारी कमजोरी है या गलती है। ऐसी जमातों को अगर सचमुच हमने या इस तरह के तशद्दुद को मुआशरे से ख़त्म करना है, सियासत से ख़त्म करना है, तो हमें देखना पड़ेगा इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट रादर देन जस्ट एज अ लीगल इशू कि जमात को बैन कर दिया और मसला जो है वो हल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कानून भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत क्लियर हैं। इसके अंदर ATC के भी उसकी डेफिनेशन भी क्लियर है और इस ग्रुप के बहुत सारे एक्शंस और बहुत सारी ऐसी मजहबी तंजीमें हैं जिनके एक्शंस जो ATC के अंदर आते हैं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेफिनेशन को बड़ा इसको स्पेसिफाई किया जाए। मसला ये है कि TLP के अलावा बहुत सारे मजहबी ग्रुप जो हैं बाज़ दफ़ा जितने भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो ज़राए हैं उनको उस लेवल पे एक्सट्रीम के ऊपर जाके यूज करते हैं कि वो जो कानून की जद के अंदर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला रहा है रियासत को चैलेंज करने के लिए। रियासत की अपनी मजबूरियां इन ग्रुपों को डील करने से अलावा वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये ग्रुपों की एक सपोर्ट बेस भी मौजूद है। जो इनका नैरेटिव है, इसकी कुव्वत जो है, इस तोते की जान उसके अंदर है, उसको आप कैसे जो है एड्रेस कर सकते हैं। रियासत ने उस तरफ कभी भी कोई कोई मौसर इकदाम नहीं किए। जब भी कोई चैलेंज आता है, कोई इस तरह के ग्रुप से उभर के सामने आते हैं, तो इसी तरह के हमें लगता है कि कुर्स मेयर जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि इसको किसी तरीके से वक्ती तौर पे मसले को टाल दिया जाए। मेरा ख्याल है कि एक केस स्टडी ये हो सकती है हुकूमत के लिए, और एक बड़ा अहम केस ये हो सकता है कि इसको पूरा जो कानून के ATC के और जो बाकी जो हेट स्पीच के जितने भी कानून हैं उनको अप्लाई तो करके देखा जाए, तो उसके बाद देखा जाए कि इन कुव्वतों
इस तरह की जमातों के अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर कितनी कुव्वत बाकी रह जाती है जब ये लॉज प्रॉपरली अप्लाई होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ही फिर एक असेसमेंट की जाएगी कि फिर अवामी सतह पे इनकी मकबूलियत कहाँ पे खड़ी होगी और कहाँ तक रह जाएगी। बिल्कुल जी। शहजाद चौधरी साहब, सर साथ में एक और भी जो है मसला है जिसका आपने जिक्र किया था, लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करने का। सर जी बिल्कुल, देखिए ना, लॉ एनफोर्समेंट होगा तो फिर आप कवानीन तो हैं, और अगर कवानीन, जैसा मैंने कहा कि कवानीन में अगर सुकम है तो उसको दूर करना, कवानीन को मजबूत करना, और एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ कि फिर ये ग्रुप किसी और नाम के साथ, जिस तरह अभी कुछ एक दो मिसालें हैं, उस तरह वापस नहीं होना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बिफोर दे गेट रजिस्टर्ड अगेन, तो वो देख के, और उसके बाद फिर कानून की एप्लीकेशन। फिर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रियासत में नहीं होना चाहिए। मेरे हाल में रियासत को अब तक ये सबक सीख लेना चाहिए कि जो मोनोपोली और वायलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। अगर वो किसी और को मोनोपोली और वायलेंस देता है तो फिर उसका पैरेलल पावर सेंटर बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से कि आपने इस ग्रुप को देखा कि इसके अंदर ये दहशतगर्दी का एक अमल दाखिल हुआ, जिसकी वजह से अमवात हुई, शहादतें हुई पुलिस के अफसरान की। तो ये चीजें हैं जिसको कि रियासत को देखना है। मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक सॉफ्टर कॉर्नर था या सॉफ्ट एक अप्रोच थी, मेरे हाल में उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा रियासत को, टू मेक श्योर दैट वी कैन फंक्शन एज अ 21st सेंचुरी रियासत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना। बैक टुमारो एट द सेम टाइम।